जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। हम अभिनेताओं की पहचान दरअसल यही है। सामान्यतः तो देखिए यही होता है कि जो मुख्य अतिथि होते हैं ये अपेक्षा की जाती है, चूँकि वो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होते हैं, तो ये अपेक्षा भी होती है कि वो कार्यक्रम के अंत तक, समापन तक रहें और अंत में उनका उद्बोधन हो। लेकिन चूँकि माननीय मंत्री जी को किसी आवश्यक कार्य से, अति आवश्यक कार्य से, जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँचना है बहुत शीघ्र, तो इस कार्यक्रम के प्रवाह में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अब मैं निमंत्रित करता हूँ माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, आइए और आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। हिंदी फिल्म का एक गाना है, देर से आना जल्दी जाना, ऐ साहिब ये ठीक नहीं। और मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में इससे प्रासंगिक पंक्तियां और कुछ हो नहीं सकती हैं। मैं ये मान रहा था कि शायद परेश भाई यहाँ होते और मुझे अगर कार्यक्रम को छोड़ करके बीच में जाना था, ये उनकी जानकारी में होता तो जरूर उन्होंने ये पंक्तियां बोली होती है। हम लोगों ने 7-5 साल तक संसद में रहने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर, जब एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्थान की कालजयी रचनाओं को लेकर के एक आयोजन किया जा रहा है और ऐसे लोगों की उपस्थिति में किया जा रहा है जिन लोगों के प्राण इस संस्थान में बसते हैं। उन सब को प्रणाम करते हुए, इस नाट्य शास्त्र के मंदिर को प्रणाम करते हुए, आज षष्ठी पूर्ति के इस महोत्सव में मंच पर उपस्थित विभाग की संयुक्त सचिव आदरणीय उमा नंदूरी जी, मंच पर उपस्थित इस संस्थान से जिनका बहुत पुराना नाता रहा है और देश भर में इस विधा से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष रूप से इस विधा से जुड़े हुए और सेलुलॉइड स्क्रीन पर जो लोग चले गए, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो अपने आप को प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब का शिष्य मानने ऐसे में गर्व महसूस करते होंगे। उनकी प्रेरक उपस्थिति, आदरणीय गोविंद नामदेव जी, पहली बार मेरे मिलने का अवसर हुआ पर शक्ल देखते ही मुझे कॉलेज के ज़माने में जितनी फिल्म देखी थी उसका पुलिस इंस्पेक्टर याद आ गया। और क्योंकि मैं तो छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हूँ और छात्र राजनीति वालों का और पुलिस वालों का थोड़ा एक अलग सा संबंध होता है, इसलिए पुलिस वालों की पहचान जो है, पुलिस वालों की पहचान भी और पुलिस वालों से पहचान भी, दोनों छात्र राजनीति के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गोविंद जी को स्क्रीन पर देख करके भी मैं तुरंत मिलते ही कोरिलेट कर सकता था। मंच पर उपस्थित संस्थान के निदेशक आदरणीय चित्तरंजन जी, सभागार में उपस्थित सभी ख्यातनाम लोग जिन्होंने अपना जीवन इस विधा को दिया है, विभाग की दूसरी संयुक्त सचिव आदरणीय अमिता जी, विद्यालय परिवार, इस नाट्य विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस षष्ठी पूर्ति समारोह में आने का सौभाग्य मिला है। और मैं क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं, वो इसलिए कि इस विद्या के मंदिर में जब आपको इतने सारे कलाकारों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में आने का अवसर हो, उस समय में किसी मजबूरी के चलते हुए भी पर आपको बीच में छोड़ करके जाना पड़े, ये उस शिक्षा के मंदिर की प्रतिष्ठा के प्रति गुनाह है। और साथ ही साथ इतने ऐसे सारे लोग जिन्होंने, जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा इस संस्थान के साथ में जिनका जुड़ाव रहा है, इस विधा के साथ में जिन्होंने मेरी उम्र से भी ज़्यादा समय बिताया है, उन लोगों की पावन प्रेरक उपस्थिति के बीच से निकल करके जाना निश्चित ही
अशोभनीय कृत्य है जिसे करना मुझे मजबूरी में पड़ रहा है, क्योंकि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग तय हो गई और इसलिए मेरे लिए अपरिहार्य है कि मुझे वहाँ होना पड़ेगा। क्षमा प्रार्थना के साथ में मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में 60 साल का कालखंड बहुत बड़ा होता है। हमारी जो भारतीय मनीषा ने जिस तरह की व्यवस्था दी है और 100 साल के व्यक्ति के जीवन को 4 भाग में बांटा है, बाल्यकाल और गृहस्थाश्रम, इन 2 को छोड़ करके वानप्रस्थ का लगभग आधा कालखंड इस 60 साल के कार्यकाल में पूरा हो जाता है। व्यक्ति ने जो कुछ अपने जीवन में हासिल करना है और वापस समाज को पे बैक करना है, वो लगभग यात्रा इस कालखंड में पूरी हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में 60 साल का कालखंड अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी संस्थान के जीवन में 60 साल, और संस्थान भी ऐसा जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हो, जो 2500 साल तक की जिसकी यात्रा हो। संस्थान एक ऐसा जिस विधा के साथ में संस्थान जुड़ा है, वो कालजयी है। 2500 साल पहले भी उत्कृष्ट तरीके से इस देश में थी और आने वाले हजारों वर्षों तक जिसकी प्रेरक उपस्थिति इस समाज में रहेगी, वो कभी गौण भी नहीं होगी और अपरिहार्य भी नहीं होगी। ऐसे विधा से जुड़े हुए संस्थान, उसके 60 साल पूरे होने बहुत लंबी आयु नहीं हो सकती। अगर इस विधा के दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत बहुत छोटा समय कालखंड 60 साल का है, लेकिन इस 60 साल में इतने सारे परिवर्तन इस विश्व में हुए, तकनीकी के प्रकाश के चलते हुए, विज्ञान के चमत्कारों के चलते हुए, कि शायद एक बहुत लंबा उतार चढ़ाव का दौर इस संस्थान ने 60 साल के इस कालखंड में देखा होगा। और जिन लोगों का इस 60 साल का प्रारंभ से लेकर के जिन लोगों का इसके साथ में जुड़ाव है, आदरणीय दीदी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट टीचर हूँ। प्रारंभ के काल से जिन लोगों का इस संस्थान के साथ में जुड़ाव होगा, उन्होंने बहुत तरह के लहरें, इस उठती हुई और वापस गिरती हुई लहरें इस संस्थान के साथ में जीते हुए देखी होंगी। मैं ये मानता हूँ कि ये मुकाम जो है, ये हमें सिर्फ एक आत्मावलोकन का अवसर देता है और साथ ही साथ में हमारी स्मृतियों के वीणा के तार को झंकृत करने का हमको एक सौभाग्यपूर्ण आयाम प्रदान करता है। इस 60 साल में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमारी क्या अपेक्षा इस 60 साल में इस संस्थान से थी, और आने वाले समय में आप सब लोगों के अनुभव का जो संचित संपदा है, उस संपदा को नियोजित करके हम आने वाले समय में, भारत जब एक बार फिर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक बार फिर कौतूहल की दृष्टि से देख रहा है। मैं सुबह विश्वविद्यालय में बात कर रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र ने रामचरितमानस और मानवता इस विषय को लेकर के एक व्याख्यानमाला रखी थी, जिसमें मुझे एक प्रारंभिक उद्बोधन देना था। मैंने तब भी कहा, और उसी विषय पर फिर अभी इस जो है मंच पर खड़े होकर के भी मुझे लगता है कि वो बात करना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। भारत की ये संस्कृति जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, और हजारों साल की इस यात्रा में भारत ने जो कुछ प्राप्त किया था, जो भारत की बौद्धिक संपदा थी, जो भारत का वैभव था, जो भारत का धन संपदा थी, जो भारत का ज्ञान था, उससे आकर्षित होकर के अनेक लोग भारत में आए। कुछ यात्री के रूप में भारत में आए, कुछ लोग चल करके आक्रांता के रूप में भारत में आए, और भारत को उस चमक की कीमत भी निश्चित रूप से चुकानी पड़ी। लेकिन जो परंपराएं इस भारत में बनी थी, और जो परंपराएं भारत में, जो विधाएं और परंपराएं जिस तरह से भारत के सामान्य मानवी के जीवन में, सुदूर पहाड़ों में, वनांचल में बैठे हुए वनवासियों से लेकर के और संभ्रांत मंदिरों तक जो विधाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के जनजीवन में समाहित थी, उसके चलते हुए भारत की संस्कृति अमर बन गई, भारत की संस्कृति सनातन बन गई, भारत की संस्कृति निरंतर प्रवाहमान बनी रही। भारत की इन सांस्कृतिक विधाओं ने, भारत के गीत ने, भारत के संगीत ने, भारत के नाट्य ने, भारत के वाद्य यंत्रों ने भारत की संस्कृति को उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर समृद्ध होते हुए
भारत की जो है तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अक्षुण्ण बनाए रखा। ये भारत की इन सारी सांस्कृतिक विधाओं की ताकत के चलते हुआ। कवि ने कहा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों नहीं मिटती? इस प्रश्न का यदि समाधान खोजने का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारी सांस्कृतिक ताकत थी, इस सांस्कृतिक ताकत जो हमारे जनजीवन में समाई थी, हमारी रग रग में समाई थी, उसका और उसके प्रति आदर का भाव जो था, उसने इस भारत की संस्कृति को निरंतर प्रवाहमान रखा। आज एक बार फिर वही परिस्थिति बनी। भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की दिशा में अग्रसर है, और एक बार फिर पूरा विश्व कौतूहल की दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। पूरा विश्व आश्चर्यचकित होकर के भारत की इस प्रगति को एक बार देख रहा है। भारत को जानने की उत्सुकता, भारत को पहचानने की उत्सुकता जहां बढ़ी है, वहीं भारत के पर सांस्कृतिक हमलों की भी गति उसी अनुरूप बढ़ी है। पहले शायद तलवारों के आधार पर हमले हुए थे, अब वैचारिक तेजाब को डाल करके भारत को पद्दलित करने और इस संस्कृति को एक बार फिर चोटिल करने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि हमारे इस तरह के सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हुए संस्थान हमारे पूर्वजों की उस प्रेरणा, कल्पना कीजिए 2500 साल पहले, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला अमेरिका जैसा देश, 250 साल के पीछे चले जाओ तो उनके यहाँ पे संस्कृति के नाम पर शायद चमड़ा का या कपड़ों या पेड़ की छाल लपेट करके घूमने वाले लोग होंगे। वहाँ 2500 साल पहले भरत मुनि ने जब राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र की रचना की, तब एक नाट्य के से जुड़ी हुई विधाएं उन्होंने इस संहिता में, जो कालजयी रचना है, उस संहिता में व्यक्ति के भाव, व्यक्ति का रस, व्यक्ति का इमोशन, उनको 8-8 कैटेगरीज में बांट करके जिस तरह से जो है एक पूरा विधान रखा, पूरी विधा लिखी, ये अकल्पनीय है। दुनिया का कोई देश इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता। कितनी रिच संस्कृति थी, वहां से लेकर के आज भी हम उसके साथ में जी रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा भारत ताकतवर बने, भारत वापस उसी सम्मान को अर्जित करे। उसका मार्ग अगर कहीं से जाता है तो हमारी सांस्कृतिक विधाओं के मार्ग से जाता है। किसी भी देश को, अभी एक नोबेल लॉरेट ने एक आर्टिकल लिखा, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने लिखा कोई भी देश सुपर पावर बनने के लिए केवल आर्थिक ताकत के आधार पर नहीं बना जा सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इज टू जीडीपी रेट जो है वो बहुत समृद्ध होगा, समृद्धि के उच्चस्थ शिखर पर होंगे, लेकिन दे कैन नॉट बिकम ए सुपर पावर। केवल मिलिट्री की ताकत के आधार पर इजराइल जैसा देश, उनके पास में सब कुछ होगा, लेकिन वो सुपर पावर दुनिया में नहीं बन सकते। केवल तकनीकी की क्षमता के आधार पर, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन के आधार पर ताइवान जैसा देश जिसने इतनी महारत हासिल कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक चिप से लेकर के सेमी कंडक्टर तक, जो दुनिया को लीड करता है, लेकिन वो सुपर पावर बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन सब के साथ साथ में यदि किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए आदर अर्जित करना होता है, रिगार्ड अर्जित करना होता है, और वो केवल और केवल सांस्कृतिक संपदा के आधार पर आ सकता है। और वो सांस्कृतिक संपदा जो है वो भारत के पास में है, और इस तरह के जो है संस्थानों ने उस सांस्कृतिक संपदा को जीवंत रखने के लिए योगदान किया है। मैं इस धरती को नमन करते हुए, इस रंगमंच को नमन करते हुए, जहां अनेक लोग, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन से छाप छोड़ी होगी, ओमपुरी साहब से लेकर, ओम शिवपुरी साहब से लेकर के, सुरेखा सिकरी जी से लेकर के, ओमपुरी जी से लेकर के, नसरुद्दीन शाह साहब से लेकर के, रघुवीर यादव जी से लेकर के, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस रंगमंच पर एक सामान्य स्टूडेंट की तरह आए होंगे, और उन्होंने पूरे विश्व भर में अपने आप को जो है लार्जर देन लाइफ फिनोमिना अपने आप को बनाने में कामयाबी की, प्राप्त की। उन सब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, जिन गुरुओं ने निरंतर इस साधना करते हुए, इस साधना के पथ पर लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित, दीक्षित किया होगा, और उन्हें आगे बढ़ते हुए देख करके, क्योंकि एक गुरु और एक पिता, दो ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने से आगे बढ़ करके देख करके जो है वो अपने आप में गौरव महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं करता। ऐसे सारे गुरुओं को प्रणाम और अभिनंदन करते हुए, इस कालजयी संस्था कि आने वाले समय में ये संस्था और अधिक प्रासंगिक किस तरह से बने, आप सब के अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये एक ऐसा संयोग है कि चितरंजन जी, सारे लोग एक साथ एकत्रित आए हैं, इन सब के अनुभव के आधार पर हम इस 7 दिन के अवसर का सदुपयोग इस दृष्टिकोण से भी करें कि हम एक मंथन करें कि आने वाले समय में एक नई दिशा और दृष्टि किस तरह से संस्थान को दी जा सकती है।
इनके मंथन से जो नवनीत निकले, जो अमृत निकले, वो अमृत इस संस्थान के रगों में एक नए उत्साह का संचार करे। इस शुभकामना के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद। भारत माता की